हेलो फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास की आपकी बायोलॉजी की क्लास लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी क्योंकि इसमें 5 ही चैप्टर हैं। मैं जल्दी जल्दी 3 या 4 दिन के अंदर आपकी पूरी बायोलॉजी पढ़ा दूंगा। बस आप 2-2 घंटे की वीडियो डाल दूंगा ताकि बस आप देख लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने का, ठीक है। बायोलॉजी के पूरे पोर्शन हम करा देंगे। बायोलॉजी में मुख्यतः कुछ ही चैप्टर हैं इसके अंदर, ज़्यादा चैप्टर इसके अंदर है भी नहीं। पहला जो चैप्टर है इसमें जैव प्रकर्म का आता है। देखो, पहले तो मैं इसमें कुछ बता देता हूँ बायोलॉजी में हमको पढ़ना क्या है, क्या 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 है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बायोलॉजी के बारे में बता दूँ हमको पढ़ना क्या है। इसमें इसमें कुछ ही चैप्टर हैं, जैसे इकाई 2 में दिया हुआ है, क्योंकि इकाई 1 में तो आ जाएगा रासायनिक विज्ञान, इकाई 2 में है बायोलॉजी। और उसमें पहला जो चैप्टर है वो है जैव जगत। एक तो ये है आपका, और जैव जगत के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हम उसके अंदर बता देते हैं आपको। दूसरी इकाई में जैव जगत में पहला चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा है, वो है जैव प्रकर्म। दूसरा चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा आनुवांशिकता। जो कहीं पढ़े भी ना हो ना, वो हमारी वीडियो देख लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन आप लगा पाओगे। प्रजनन। बस यही टॉपिक आपको बायोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। तो बस बायोलॉजी हम शुरू करते हैं। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा आप बायोलॉजी में। बायोलॉजी में पहला आप डालना सजीव। जैव प्रकर्म, पहला चैप्टर कौन सा है? जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म पहली हेडिंग डालना आप सजीव। देखो, सजीव वे होते हैं जिनमें कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं। जैसे वृद्धि, कोमा विकास, श्वसन, जनन, उदाहरण देखेंगे हम इसका। उदाहरण तो सभी के याद करने पड़ेंगे आपको बच्चे। उदाहरण में आ जाएंगे पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु। बात आती है आपकी निर्जीव की। इनमें विशेष क्रियाएं जैसे
वृद्धि विकास, जनन प्रजनन, आदि नहीं होते हैं। अब डालेंगे जैव प्रकर्म। जीवन के अनुरक्षण के लिए जिन प्रकर्मों की आवश्यकता होती है, उसे जैव प्रकर्म कहते हैं। जैव प्रकर्म में क्या क्या आते हैं? नंबर 1 जैसे पोषण करना, फिर पाचन, पोषण करेंगे, पाचन करेंगे, श्वसन करेंगे। जैव प्रकर्म मतलब जीवन के लिए जरूरी है जैव प्रकर्म। फिर परिसंचरण करेंगे उत्सर्जन करेंगे। अब हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है नी। पढ़ते हैं पोषण। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व का उपयोग करके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यही प्रक्रिया पोषण कहलाती है। समझ में आया पोषण क्या है? तो पोषण जो है भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को उपयोग करके जो शरीर को ऊर्जा मिलती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, देखो पोषक तत्व होंगे। अब पोषक तत्व के अंदर क्या क्या होंगे? विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होते हैं? ये संतुलित आहार होते हैं। अब संतुलित आहार होने के बावजूद जब हम इन्हें खाएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलेगी तो हम इस प्रक्रिया को पूरी को क्या कहते हैं? हम पोषण कह देंगे। ठीक है, क्योंकि पोषक तत्व कैसे होते हैं? पोषक तत्व में यदि विटामिन होगा, वसा होगी, प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी, यही पोषक तत्व है, और इन्हीं से बना पदार्थ, इन्हीं से बना भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमें जितना जरूरत है
उतना ही हम लिखेंगे, उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, कितने प्रकार का होता है पोषण? 2 प्रकार का। नंबर 1 होता है तुम्हारे पास स्व पोषण, और है, इसको कह देते दूसरे को स्वपोषी पोषण। दूसरा है परपोषण, और इसी को कह देते हैं हम परपोषी, परपोषी पोषण, इसे कहते हैं परपोषी, या ब्रैकेट में लिख देंगे हम विषम पोषी, और क्या लिखेंगे हम? पोषण। बस इतनी बात लिख देंगे, ठीक है। ये 2 होते हैं, इनको कई कई नाम से जाना जाता है, या तो स्वपोषण या स्वपोषी पोषण आ सकता है, परपोषण या परपोषी आ सकता है, इसको वह कहते हैं विषम पोषी पोषण। अब हम पहली हेडिंग डाल रहे हैं, कौन सी है? स्वपोषण। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण कौन से होते हैं? वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उनको कहते हैं हम स्वपोषी, और इस पोषण को कह देते हैं हम स्वपोषण। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में बनाते हैं। उदाहरण लिख देंगे, जैसे पेड़, हरे पेड़ पौधे, और इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? इन्हें उत्पादक भी कहते हैं। सही है बच्चे? और ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। अब क्या रह गया तुम्हारे पास? अब यहाँ जाते हैं, अब रह गया परपोषण।
वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण खास करके याद कर लें, एक नंबर में क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मानव को जीव जंतु अधिकतर, और इसमें भी क्या क्या हो जाता है, इसमें होते हैं पोषण में मुख्यतः, इसमें भी आते हैं नंबर 1 शाकाहारी। शाकाहारी में जो शाक सब्जी खाते हैं, ठीक है नी, जो सब्जी खाते हैं या हरे पेड़ पौधे खाते हैं, और इतनी बात लिख दें, जैसे कि गाय, हरे पेड़ पौधे खाते हैं, और लिखो एग्जाम्पल है गाय, बकरी, भैंस, खरगोश, etc। दूसरा पॉइंट मांसाहारी। मांसाहारी में ऐसे जीव जो मांस खाते हैं। उदाहरण शेर लिख सकते हैं, कोमा चीता। तीसरा है सर्वाहारी। ऐसे जीव जो सब्जी तथा मांस खाते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, कोमा कुत्ता। ये क्या होते हैं तुम्हारे पास, सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्यार से नोट्स बना लीजिएगा आप। शहर का शहर आपका मैं करा ही दूंगा 2-3 क्लास में। फिर है परपोषी पोषण के प्रकार। पर पोषी पोषण के या पोषक के प्रकार। नंबर 1 है परजीवी पोषण। दूसरा है मृतजीवी पोषण। तीसरा है प्राणी सम
तथा पूर्व जैविक पोषण। पहली हेडिंग डालते हैं हम परजीवी पोषण के बारे में। आपने देखा होगा ऐसे पोषण करने वाले जो दूसरे के जीवों के शरीर के ऊपर रहते हैं मगर वो उनको मारते नहीं है, तो ऐसे पोषण क्या कहलाता है तुम्हारे पास? परजीवी पोषण कहलाता है। ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर रहते हैं, शरीर पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम अमर बेल, आपने देखी भी होगी, जो पेड़ों पे लटकी रहती। और फिर आती जोक, अच्छा सा एग्जाम्पल है जू। तो ये किसी न किसी के शरीर पर लिपटी रहती है मगर ये उनको नुकसान पहुंचा देती है मगर मारने की नौबत नहीं आ पाती। ठीक है, अब आपको जो दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम परजीवी पोषण कहलाते हैं। अमृतजीवी वो है जो सड़े गले मृत जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव। अब हम लिखेंगे दूसरा मृतजीवी पोषण। क्या लिखेंगे? ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे सड़े गले जीव से भोजन करते हैं। भोजन करते हैं क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण में हो सकता है इसका जैसे कवक। एक तो कवक हो गया, फिर हो गया जीवाणु। कवक हो गया और कवक के बाद जीवाणु। आप इनका एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा करके याद रख लेना सभी के, ठीक है ना, जितना भी मैंने करवा रहे हैं। अब क्या रह गया आपका? आपका रह गया है प्राणी सम। प्राणी सम पोषण इम्पोर्टेंट है ये। ऐसे जीव जो भोजन का अंतग्रहण भोजन का अंतग्रहण करते हैं और पाचन की क्रिया करते हैं।
उदाहरण है मानव, सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका अमीबा, प्राणिज्म। मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन का अंत ग्रहण करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं तुम्हारे, प्राणी सम पोषण कहलाता है, जो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी आ जाती है इसकी। अब चालू करते हैं हम पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, पौधों में पोषण में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए पौधों में स्वपोषी पोषण होता है। ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। यहीं डाल लेंगे हम प्रकाश संश्लेषण। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्तियां करती हैं। अब थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता देते हैं, इसमें हम पत्ती बना लेते हैं बड़ी सी।
देखो इसमें छोटे छोटे वैक्यूम होते हैं चेन से, जिनको हम रिक्तियाँ बोलते हैं। इन रिक्तियों में जो क्या होता है, सूरज की लाइट आती है, और जब सूरज का प्रकाश इन पर पड़ता है तो इसके अंदर ये सोख लेते हैं और रासायनिक सूर्य के से प्राप्त ऊर्जा काय में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। और यहीं पर पाया जाता है आपका हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। पर्णहरिम भी कहते हैं इसको, पर्णहरिम। हरे रंग के वर्णक हैं ये। एक नोट करके एक लाइन लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पत्ती का हरा होना क्लोरोफिल के कारण होता है। आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। नोट करके एक पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो मुख्य अवयव हैं कौन कौन से होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो हम लिखते हैं अवयव या तत्व, भाग लेने वाले अवयव या तत्व कौन कौन से होते हैं। नंबर एक तो होता है इसमें सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है। दूसरा होता है तुम्हारे पास क्लोरोफिल, तीसरा होता है तुम्हारे पास CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। फिर होना चाहिए आपके पास जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, क्लोरोफिल होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है, और क्या होना आवश्यक है, जल होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम इसकी लिख देते हैं बच्चे क्रिया विधि, और ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी क्रिया विधि लिखो। तो आपको जहाँ से मैंने पौधे का पोषण लिखा है यहाँ से लगा के क्रिया विधि तक लिख देना, और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और पूरे से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आप करना क्या, एक छोटा सा चित्र बना देना साइड में को जो अच्छा लगे। ये हमने चित्र बना दिया, बस अच्छा सा लगना चाहिए। चित्र से जो है टीचर खुशी खुशी आपको बहुत सारे नंबर दे देगा। ठीक है नहीं, ये बन गया। देखो पेड़, इतनी जल्दी पेड़ भी बना दिए ना आप। और हमने इधर को सूरज बना दिया, ये बना दिया हमने सन, और बस इन इस पे कुछ सनलाइट डाल देना। ये हो गई आपकी सनलाइट। अच्छे नंबर लाने के लिए ऐसा आप करोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और कुछ रिएक्शन लिख देना, जैसे पहले क्या होगा, सौर ऊर्जा,
और क्या होगा, क्लोरोफिल। सौर ऊर्जा को क्लोरोफिल के द्वारा किस में बदल रहा है आपका ये रासायनिक ऊर्जा में। फिर आपको लेनी है CO2। और CO2 किस चीज में चेंज हो जाएगी, ग्लूकोज में, C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। वैसे एक होता है फ्रैक्टोज, तो उसका भी यही सूत्र होता है, बस जब अंतर ये होता है, जब तुम 12वीं क्लास में आओगे तो हम आपको अंतर भी बता देंगे। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है, फ्रैक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक समूह होता है, ठीक है। अब हम करेंगे जल, H2O। और जल किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑक्सीजन में। जल ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं ऑक्सीजन। और बच्चे संपूर्ण अभिक्रिया इसकी कैसे बनती है, एक तो हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बच्चे लेंगे जल, H2O, किसकी उपस्थिति में, एक तो सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या क्या बन जाएगा, एक तो बना दिया जाएगा ग्लूकोज और बना दिया जाएगा ऑक्सीजन और फिर बना दिया जाएगा जल का मोलिक्यूल, ठीक है। अब हमें इसको बस संतुलित और करनी है। संतुलित करेंगे तो यहाँ पर इस साइड में कितने, 12 ऑक्सीजन तो ये हो, 12 हाइड्रोजन तो ये हो गए, और 6 दूनी 12 ये हो गए, तो 12 दूनी 24। तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, 12 जल के अणु लगा देते हैं। तो ऑक्सीजन के तो पूरे हो गए, वो हाइड्रोजन तो पूरे हो गए। अब हमें कार्बन का देखते हैं, कार्बन के यहाँ साइड में कितने, 6 है, तो अब हम इस साइड भी कितना लगा देंगे, 6। अब ऑक्सीजन भी देख लो, संतुलित हो जाएंगे, 6 तो ये होगा, 6 और 2 8 और 6 14, 12 ये हो गए, 6 दूनी कैसे हो गया, ओफो, 6 CO2 अब पूरे हो जाएंगे। 6 तो ये हो गए, 6 दूनी 12, 12 6 18, 6 24 पूरे हो गए। ये आप रिएक्शन लिखिए आना। ठीक है। अब इससे अगला जो टॉपिक बचा वो पाचन, वो हम आपको कल करा देंगे। 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन में निपटा दूंगा मैं सभी को, और पूरा आप अच्छे करके नोट्स बना लीजिएगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाई स्कूल की पूरी क्लास आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी, ठीक है। और उनके नोट्स बना लीजिएगा और आप अच्छे से अच्छा नंबर इसमें ला सकते हैं, ठीक है। अब हमने एक पोषण पूरा टॉपिक करा दिया, बस अगला जो टॉपिक बचा है वो पाचन बचा है, जो हम कल करा देंगे।